Hello everyone. So now here's another chapter which is based on chemical equilibrium. तो आज हम chemical equilibrium चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th और हम अगर देखें तो नीट जेई के बेसिस पे भी इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो किसी भी पॉइंट पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आइस। आइस कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। आइस से वाटर बन सकता है, बट वाटर से आइस बनना भी पॉसिबल है। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और एक ऐसे ही एक और रिएक्शन होते हैं, वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? विच रिएक्शन कैन द रिएक्शन विच कैन प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। ऐसे रिएक्शन जहां पे ओनली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, वहां पे कोई भी ऐसे चांसेस नहीं होते कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सके। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बर्न अ पेपर, अगर हम पेपर जलाते हैं तो पेपर से क्या बन जाता है? ऐश, राख बन जाती है। क्या ये ऐश वापस पेपर में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर ऐसे रिएक्शंस की बात करें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो ये रिएक्शन ओनली सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं। ये रिएक्शन हमेशा कंप्लीशन की ओर जाते हैं। इट मीन्स इफ यू स्टार्ट बर्निंग अ पेपर, ये पेपर बर्न होना एक समय के बाद बंद हो जाएगा जब पेपर खत्म हो जाता है। मतलब इट ऑलवेज गो फॉर कंप्लीशन। पेपर अगर बर्न होना चालू हुआ तो पेपर चाहता है कि वो बर्न होके खत्म हो जाए। द थर्ड वन इज इट इन्वॉल्व्स लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जिसके बारे में हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स अगर हम किसी रिएक्शन में दो चीज़ों को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, ए प्लस बी, जिससे मिलके बनता है सी, तो यहाँ पे अगर दो रिएजेंट है, हमें दोनों की क्वांटिटी इक्वली मैटर करती है। कोई एक चीज़ अगर कम हो तो दूसरा, अगर मैं लेता हूँ 50A तो मुझे 50B चाहिए ताकि मेरे पास 50C बन सके। बट अपोजिट टू दैट, अगर मैं इस 50A की जगह ले लेता हूँ 25A, 25A प्लस 50B कैन नॉट बिकम 50C, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसका अमाउंट कम है, तो टोटल जो हमारा प्रोडक्ट है वो 50 नहीं बन सकता। तब जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट डिपेंड करता है उस रिएक्टेंट पे जिसका अमाउंट कम है, और इस चीज़ को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, यू कैन सी दैट वीडियोज ऑल्सो। तो अगर बात करें तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल कंबशन, किसी भी चीज़ को जलाना, किसी भी चीज़ का जलना रिवर्सिबल नहीं हो सकता, दैट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। द सेकेंड वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट डज प्रेसिपिटेशन मीन्स? whenever we do like salt analysis or a ionic reaction, like we add two acid or base and salt is formed and that gets settled down. If you add HCl and NaOH, they get mixed and form NaCl plus water, and that is a irreversible reaction. Formation of a reaction in which formation of precipitate takes place is known as irreversible reaction. Okay, and again that is reversible reaction which can proceed in both direction, like I said earlier, जहाँ पे reactant से product बनता है और product से reactant भी बन सकता है। यहाँ पे एक बात देखेंगे कि रिएक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। पहला, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, जब रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो LHS में क्या है? दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। हम देखते हैं कि LHS में R है और RHS में P है। इट मीन्स व्हेन वी गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, R इज द रिएक्टेंट एंड P इज द प्रोडक्ट। बट व्हेन वी गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, व्हेन विल गो in this direction, then this P will become reactant and R will become product. So जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो R से ये P की ओर जा रहा है, और जब बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो वो P से की R की ओर आ रहा है।
इसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के हम 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले आप लोग बताया कि ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये होता है कि ये रिएक्शन एंड नहीं होते, ये रिएक्शन इट नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। क्योंकि अगर मैं आपको वाटर और आइस का एग्जांपल फिर से लूँ, वाटर से जित आइस बन रहा है और आइस से वाटर बन रहा है, तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जहाँ पे वाटर खत्म हो जाए या आइस खत्म हो जाए। वाटर से जितना आइस बनेगा उतना ही आइस से वाटर बनेगा। रिएक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ऐसे सिंपल सी बात है कि ऐसे रिएक्शन में कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसे रिएक्शन ओपन कंटेनर में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब अगर आपने किसी ये रिएक्शन ओपन कंटेनर में किया, किसी फ्लास्क में किया जो ओपन है, तो वन ऑफ द रिएक्टेंट और वन ऑफ द प्रोडक्ट कैन एस्केप द कंटेनर। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए उसे क्लोज कंटेनर में करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट वापस से आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वो है इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम? लाइक आई सेड अर्लियर, some chemical reaction do not undergo completion. So after some time, there is no change in concentration of reactants and product. कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक ले लिया थर्मोफ्लास्क जिसे हम थर्मस कहते हैं। उस थर्मस के अंदर मैंने क्या किया, मैंने डाल दिया आइस और मैंने आइस डाल के छोड़ दिया। कुछ टाइम इनिशियली क्या होता है, उस थर्मस में जो आइस है वो थोड़ा मेल्ट होगा, क्योंकि थर्मस के अंदर कुछ हीट है। और अब एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहाँ पे थर्मस के अंदर आइस भी होगा और वाटर भी होगा, बट आइस की क्वांटिटी जितनी है वो उतनी ही रहेगी और वाटर की क्वांटिटी भी चेंज नहीं होगी। इट मीन्स देयर इज अ इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दोनों की कंसंट्रेशन अगर चेंज होना बंद हो जाती है, आई एम नॉट सेइंग बोथ ऑफ द कंसंट्रेशन इज इक्वल, आई एम नॉट सेइंग दैट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती है, दोनों का रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसोसिएशन सेम हो जाता है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज सेम, बट इट इज नॉट। इक्विलिब्रियम पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती है। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ formation of product becomes equal to rate of formation of reactant। क्योंकि ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए क्या होता है, रिएक्टेंट का भी फॉर्मेशन हो रहा है और प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, और दोनों का जो रेट है, दोनों के फॉर्मेशन का रेट है वो इक्वल हो जाता है। लाइक अगर मैंने एक रिएक्शन स्टार्ट किया जिसके इनिशियली यहाँ पे आर के 10 मोल थे, कुछ समय के बाद क्या होगा, आर डिसोसिएट होना चालू होगा, रिएक्टेंट के मोल कम होने चालू होंगे और आर जो है उसके 6 मोल बचेंगे और हमारे पी के 5 मोल। लाइक आई सेड कि दोनों के नंबर ऑफ मोल का इक्वल होना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन जब इसके 6 मोल बन गया और इसके 5 मोल हो गए, अब इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी एंड दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। कोई केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं, जैसे 2 केमिकल रिएक्शन हमारे लिखे हुए हैं। पहला है H2 + I2 becomes 2HI एंड द सेकेंड वन इज PCl5 जो कि डिसोसिएट हो रहा है PCl3 में और Cl2 में। जो पहला रिएक्शन आप देखेंगे, दिस इज एसोसिएशन, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और सेकेंड वाले में हम देखेंगे कि एक रिएक्टेंट से 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं एंड दैट इज नोन एज डिसोसिएशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन। सो equilibrium is the point at or after which rate of forward reaction become rate of backward reaction. This is the point to be noted. And like अगर दोनों के rate of formation और rate of dissociation equal हो जाते हैं, दोनों का rate of formation अगर same हो जाता है, rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, then concentration, pressure of reactant product becomes constant। यहाँ पे अब चेंजेस आने बंद हो जाते हैं एंड दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कोई एक नॉर्मल सा केमिकल रिएक्शन है, आर से बन रहा है पी,
we all know that with time concentration of reactant get decreases and concentration of product are increasing. So like that in this chemical reaction क्या होता है, जो reactant है उसकी concentration डाउनग्रेड हो रही है, reactant concentration कम हो रही है और product की concentration समय के साथ साथ बढ़ रही है, प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं. बट एक ऐसा टाइम आएगा जब जो चेंज आ रहा था, जो चेंज दोनों की कंसेंट्रेशन में आ रहा था, वो चेंज आना बंद हो जाएगा. इट इज अ टाइम इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टॉप गेटिंग चेंज. इस पॉइंट के बाद यहाँ कोई चेंज नहीं आता. एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज टी इक्विलिब्रियम. ये टाइम है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है. इस पॉइंट के बाद दोनों की कंसेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है. दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. आगे चलते हैं. लाइक आई सेड अर्लियर, दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं हुई है. आप फिर से देखेंगे अगर ये दोनों रिएक्शन के जो कंसेंट्रेशन दोनों की वो आपस में मिले नहीं है, इट मीन्स बस यही एक पॉइंट था जहाँ दोनों की कंसेंट्रेशन सेम हुई थी. इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर दोनों की कंसेंट्रेशन सेम नहीं होती. हाँ, अगर यहाँ हम देखें तो दिस इज ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम. यहाँ हम क्या देखते हैं कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है. और एक पॉइंट आएगा जिसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. दिस इज द इक्विलिब्रियम. तो हमने दो चीज़ें सीखी. एक, इक्विलिब्रियम में आने के बाद कंसंट्रेशन दोनों की चेंज होनी बंद हो जाती है. देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. एंड सेकंड वन इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. जैसा मैंने बताया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अनदर वन इज, इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है. एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम. लाइक आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर कोई चीज़ मेरे हाथ पे रखी हुई है, क्या इस चीज़ पे कोई फोर्स लगा है? हाँ, इस चीज़ पे फोर्स लगा है. एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर लगा है और एक फोर्स जो मेरे हाथ इस पे लगा है वो है नॉर्मल. तो इसलिए ये जो पेन है ये मूव नहीं कर रही है. दैट इज़ अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जहाँ पे दो फोर्सेस लगे, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को इक्वल करें, लाइक कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बट जितना आइस से वाटर बन रहा है उतना ही वाटर से आइस बन जा रहा है. इसलिए दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुई है. बट देयर इज समथिंग ब्रेकिंग डाउन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, एंड दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम इन डायनेमिक स्टेट. हम केमिकल इक्विलिब्रियम को बोलते हैं, इट इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक बार इक्विलिब्रियम हम पहुंच गए उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती है. तो इक्विलिब्रियम कैन बी इस्टेब्लिश्ड इन फ्रॉम एनी डायरेक्शन. ऐसा नहीं है कि हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते रहेंगे उसके बाद ही इक्विलिब्रियम आएगा. इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेट पे आ सकता है. हो सकता है इक्विलिब्रियम आना बैकवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट हो सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट हो. इसलिए लिखा हुआ है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कैटलिस्ट. व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट नेवर गेट इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन. ये रिएक्टेंट्स का भी पार्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट का भी पार्ट नहीं होता है. बस ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है. तो अगर हमने ये देखा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों सेम हो गया है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इट विल जस्ट increase the rate. It will increase the rate of forward reaction and it will also increase the rate of backward reaction. So as both of them are same, both of them are equal, इसलिए the catalyst has no effect on equilibrium. हाँ, एक चीज़ है कि the catalyst can help to attain the equilibrium faster. Catalyst की help से equilibrium हम जल्दी reach कर सकते हैं. And one more thing is del G. What is del G? डेल जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, जिसके बारे में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया हुआ है. डेल जी मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सम यूजफुल वर्क. और डेल जी की वैल्यू यहाँ पे होती है 0 एंड द वैल्यू ऑफ डेल जी इज 0. इट मीन्स द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. यहाँ पे हमको किसी एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है. अगर कोई केमिकल
रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, इट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट टू कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए किसी भी हमें एक्सटर्नल रिएजेंट की आवश्यकता नहीं है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सो अगर हम बात करते हैं, हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे किसी रिएक्शन को। एक, जब हम रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट देखते हैं, और सेकंड, जब हम रिएक्शन को विद कैटलिस्ट देखते हैं। पहले बात करते हैं विदाउट कैटलिस्ट की। एक रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। सो एट टाइम t is equal to 0, we all know that the concentration of reactant is maximum and the concentration of product is 0, because at time t is equal to 0 means reaction has not started, so the concentration of reactant will be maximum. So after time t, which is when the reaction reaches equilibrium, if the concentration of R or reactant becomes X, or it gets reduced to X, and there is formation of Y mole of equilibrium in, for example, in 1 hour. What the catalyst will do, it will just decrease the rate of attainment of equilibrium. इसमें अगर ये केमिकल रिएक्शन 1 घंटे के अंदर इक्विलिब्रियम में आता है, अगर हम सेम केमिकल रिएक्शन विद कैटलिस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये 5 मिनट के अंदर आ सकता है। मतलब 20 डिवाइडेड बाय 20, ये 20 टाइम्स इसने क्या किया, रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको बढ़ा दिया बोल सकते हो, या इसने क्या किया, इट हेल्प टू रिड्यूस द टाइम विच इज टेकन टू अटेंड द इक्विलिब्रियम। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, what is irreversible reaction, and what is chemical equilibrium, let's go back to another thing, which is law of mass action. So let's take a example of a chemical reaction in which there are two reactants A plus B, and which help to produce products that are C plus D. As we know that when a chemical reaction is in equilibrium, we put double half arrows, which means the upper arrow is indicating that the A and B are forming C and D, and the arrow which is below that is indicating that C and D are making A and B. So this is the meaning of this symbol of equilibrium. So here, according to the definition is very important, you can just write it down, that according to law of mass action, the rate of reaction is proportional to the product of active mass of reacting species raised to the power of their stoichiometric coefficient. Which means if you have gone through, if for the students which have passed class 12th or which are in class 12th, they know that rate of reaction, that is directly proportional to concentration of reactants. And other than that, one more thing is that the numbers which are written in front of this A and B reactant species are known as stoichiometric coefficient. So for example, if 5 is written here or 6 is written here, so when we will write this, then the rate will be directly proportional to A, B, and 5 and 6. This is the stoichiometric coefficient. So what does the law of mass action says? According to law of mass action, rate of reaction is proportional to the product of active masses of the reacting species raised to the power of their stoichiometric coefficient. जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, ये इनके पावर में आ जाएंगे, 5 and 6. So what is active mass? We use active mass as the concentration in case of liquids and as partial pressure in case of gases. Gases के केस में हम concentration molarity के फॉर्म में नहीं लिखते हैं. Molarity is used for solution. So when the reactants are given in gaseous form, then we will write partial pressure. So here, let's go. So at equilibrium, what happens? Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. So I'll tell you one thing. For example, here what is written, that A plus B is making C and D, and that is a forward reaction. So if we know कि
weight is directly proportional to concentration of reactants. So if we remove this directly proportional sign, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल देते हैं. So क्या हो जाएगा यहाँ पे, weight is equal to K into concentration of R. If same thing is taken for this reaction, क्या करते हैं देखते हैं. अगर हम सेम चीज इस रिएक्शन के लिए लेते हैं, यहाँ पे A and B both are reactant for the forward reaction. So for forward reaction, we can take it as KF. So what will be? So what we can write? Rate of forward reaction is equal to KF into concentration of A into concentration of B. And for backward reaction, what will write? Rate is equal to KB. B for backward reaction is equal to C and D. यहाँ पे हमने देखा कि what we know कि rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction है. ये और ये दोनों equal हैं. So क्या हो जाएगा यहाँ पे, KF into A into B is equal to KB into C into D. ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं. KF into A into B is equal to KB into C to D. सेम हमने किया है, बस हमको पता है कि अगर दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा. सो इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन KF into A into B is equal to KB into C plus D. और अगर हम करते हैं इस KB को ले आते हैं LHS में, तो क्या हो जाएगा, KF upon KB becomes equal to concentration of C into concentration of D upon concentration of A into concentration of B. ये जो दो चीजें हैं, इन दो चीजों को हम मिला के बोलते हैं KC. तो अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है KF upon KB is equal to concentration of C into concentration of D upon concentration of A into concentration of B, and KF upon KB is known as KC, and this is equilibrium constant. तो एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, equilibrium constant means KC, and that is C और D क्या थे, C और D प्रोडक्ट थे और ये थे रिएक्टेंट्स. तो हम बोल सकते हैं कि Kc that is equilibrium constant is equal to concentration of product upon concentration of reactant. एक चीज जो बचती है वो है about stoichiometric coefficient. I'll tell you that in next slide. यहाँ पे देखिए, हमको पता है, मैंने जो आपको सारी चीजें बताई यहाँ तक हमने यहाँ पे लिख दिया है. बट दिस इज द नेक्स्ट थिंग जहां हमने क्या किया है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन लिया है जिस केमिकल रिएक्शन में कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी है. तो इस केस में क्या होगा, इसमें हम लिखे K इक्विलिब्रियम या फिर Kc इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज NH3 की कंसेंट्रेशन टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2. और यहाँ पे NH2 के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए NH2 की कंसेंट्रेशन, और H2 के सामने लिखा हुआ है 3, इसलिए कंसेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3. तो जब भी हम कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc या K इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो हमको दो चीज़ों का ख्याल रखना है. पहला, दैट इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सेकंड, जो भी चीज़ें उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगी, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में उनकी कंसेंट्रेशन के सामने जो चीज़ें लिखी हुई होंगी उसको हमको उनकी पावर में डालना है. ओके, इजी है, बहुत इजी है. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं. 2A plus 3B becomes 4C. इस केस में अगर कोई आपसे पूछे कि Kc क्या होगा, तो यहाँ मैं Kc अगर लिखूं तो Kc will be equal to concentration of product that is 4C. कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा C to the power 4 अपॉन A to the power 2 into B to the power 3. तो ऐसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये निकालना बहुत आसान है. जस्ट यू हैव टू पुट द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, एज इजी एज दैट। आगे देखते हैं। सेम एज आई टोल्ड यू, whenever we are in presence of gases, the active mass of solid and liquid, जैसे मैं आप लोग को बता रहा था, हम यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों चीजें प्रेजेंट है बोल सकते हैं। मतलब जो रिएक्शन है, रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेटेरोजीनियस, और इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। One is homogeneous equilibrium, one is heterogeneous equilibrium. क्या होता है homogeneous equilibrium? Homogeneous equilibrium is an equilibrium in which all the reactants and products are in a same physical state. Means कोई ऐसा chemical reaction जहाँ पे reactants, products सारे या तो solid हो, या liquid हो, या gas हो, किसी एक particular phase में हो, उसको हम बोलेंगे homogeneous केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने सॉलिड में सॉलिड मिलाया और मुझे सॉलिड मिला, या मैंने पानी में दूध मिलाया तो मुझे डाइल्यूट दूध मिला। यहाँ पे तीनों चीजें एक ही फेज में है, लिक्विड फेज में, दैट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी क्या है, तीनों सेम फेज में है, गैस फेज में, दैट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। व्हाट इज अ हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम? इज ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के बीच दो या दो से ज्यादा स्टेट्स हो। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स CO2, यहाँ पे कार्बन आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन आपकी गैस है, और CO2 भी आपकी गैस है, दैट इज अ हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो एक हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ गैस, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। इनकी जो कंसेंट्रेशन है, उनकी जो मास है वो चेंज नहीं होती, इसलिए हम उसको यूनिटी ले लेते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे CaCO3, that is calcium carbonate, when we heat calcium carbonate it dissociates into CaO plus CO2। ये आप जब ये वाला केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं, इस केमिकल रिएक्शन में अगर हम K इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो that is equal to concentration of product upon concentration of reactant, that is concentration of CaO into concentration of CO2 upon concentration of CaCO3। But as I said earlier, the concentration of the component which are in solid phase, like this is solid and this is solid, they are ignored. So the concentration of CO and concentration of CaCO3 will be ignored, and the K equilibrium or Kc will be equal to concentration of CO2 only. Very much important example. एक ऐसा एग्जाम्पल हम देखते हैं about hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester एक heterogeneous equilibrium, एक homogeneous equilibrium है, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, all the reactants and products are in same physical state, all are liquid. So what is the ester? Ester is a mixture of alcohol and acid. So it is a CH3COO C2H5 made from acetic acid and ethanol. So it is known as ethyl ethanoate. So when we add water to ethyl ethanoate, what is formed is CH3COOH plus C2H5OH। या आप इसको अपोजिट भी देख सकते हैं कि जब आप एसिटिक एसिड में इथेनॉल मिलाते हैं तो आपको मिलता है या इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि बताइए इसका Kc क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस एस्टर CH3COO C2H5 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। बट concentration word बार बार यूज करना is not appropriate. We will use active mass. Active mass is more proper word. So active mass of acetic acid into active mass of ethanol upon ethyl ester, the active mass of ethyl ester and active mass of water. So that is Kc. एक ऐसा ही एक और टर्म होता है that is known as Kp. Kp जो होता है वो Kp भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट इन केस ऑफ गैसेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गैसेस जो होते हैं उन गैसेस को हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेते हैं। तो C फॉर अगर कंसेंट्रेशन है तो यहाँ पे P फॉर हो जाता है प्रेशर। नॉट डिफाइंड मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस रिएक्शन में कोई भी गैसेस नहीं है, और जब गैसेस नहीं है तो हमको यहाँ पे Kp डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन टेकन फॉर कंसंट्रेशन और टेकन फॉर when the concentration are given in terms of molarity. So
If active mass is expressed in term of concentration, then it is known as Kc. तो H2 plus I2 becomes 2HI. यहाँ पे आपको जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको H2 की कंसेंट्रेशन, I2 की कंसेंट्रेशन और HI की कंसेंट्रेशन, सबकी कंसेंट्रेशन दी हुई होगी. आपको बस क्या करना है, Kc का फॉर्मूला लगाना है. एज आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, Kc इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का एक्टिव मास. ये आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. वही चीज़ हो जाती है कि जब अगर आपको एक्टिव मास दिया हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अगर जो एक्टिव मास है वो आपको प्रेशर के टर्म में दिया हो सेम क्वेश्चन में, तो अब हम उसको Kc की जगह बोलते हैं Kp. एंड Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Hi टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2. वेरी मच वेरी इजी. बट नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें इस चीज़ के लिए, तो जब हम Kc की बात करेंगे तो हम देखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ गैस, क्योंकि ये दोनों की कंसेंट्रेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम इग्नोर किया था, और क्योंकि दोनों सॉलिड है तो दोनों का कोई प्रेशर एक्सर्ट भी नहीं होता है. तो यहाँ पे अगर हम Kc की बात करेंगे, इट इज़ द एक्टिव मास ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, और जब हम Kp की बात करेंगे देन इट विल बी द प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. तो ऐसे Kp और Kc निकालते हैं. इसके आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp. तो एक बेसिक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है. मैं डायरेक्टली फार्मूले पे आ रहा हूँ, दैट Kp इज इक्वल टू Kc एंड RT टू द पावर del Ng. व्हाट इज del Ng? del Ng इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, पहले यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं इस इक्वेशन को. Kp इज इक्वल टू Kc R टू द पावर del Ng. Ng नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस. del मीन्स चेंज. अगर del Ng 0 है, देन अगर रिएक्टेंट में जितने गैसेस मॉलिक्यूल हैं उतने ही गैसेस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो Kp विल बी इक्वल टू Kc. अगर del Ng इज ग्रेटर देन 1, मतलब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, देन Kp विल बी ग्रेटर देन Kc. अगर उल्टा करते हैं कि अगर del Ng जो है वो 0 से छोटा है, तब क्या हो जाएगा, Kp विल बी स्मॉलर देन Kc. लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, इवन जेई में भी. बात करते हैं इस केमिकल रिएक्शन की जहाँ पे हमने अमोनिया का डिसोसिएट किया हुआ है. अमोनिया इज मेड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो यहाँ हमने क्या किया है, 2NH3 which is in equilibrium with N2NH2. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं गैस के, 3 हाइड्रोजन के मोल और 1 नाइट्रोजन का, दैट इज 4. दिस साइड इट इज 4. और यहाँ पे देखें तो जो ये भी गैस है, NH3 इज अ गैस, इसके 2 मोल है, तो del Ng क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज 4 minus 2 which is equal to 2, and 2 is greater than 0, that means Kp is greater than Kc. एक दूसरा एग्जांपल है जहां पे हम देखते हैं 2HI is in equilibrium with H2NI2. यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ भी 2 नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस हैं, यहाँ भी 2 नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस हैं, तो 2 minus 2 is equal to 0. तो ऐसे केस में Kp will be equal to Kc. याद रखेंगे, एग्जाम में कभी भी क्या करते हैं, वो आपको एक इक्वेशन देते हैं, उस इक्वेशन आपसे ये पूछते हैं डायरेक्टली कि बताइए Kp इज ग्रेटर देन Kc और Kc इज ग्रेटर देन Kp और बोथ आर इक्वल. तो आपको बस क्या करना है, यू जस्ट नीड टू पुट योर अटेंशन ऑन del Ng, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स. यहाँ देखते हैं. अब अगर बात करते हैं Kp और Kc के यूनिट्स की, तो हर केस में Kc और Kp का यूनिट अलग अलग हो सकता है. बट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो Kc है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन. सो कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोलैरिटी. व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज मोल पर लीटर. वही अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, प्रेशर का यूनिट, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होते हैं, बट कॉमनली हम यूज़ करते हैं ATM और पास्कल. तो अगर ATM की बात करें तो हम ये देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप Kc और Kp में. हमको पता है कि अगर हम यूनिट ऑफ Kc की बात करेंगे तो हो जाएगा Kc इज मोल पर लीटर टू द पावर del Ng या कंसेंट्रेशन टू द पावर del Ng. वहीं अगर हम Kp की बात करते हैं तो ATM टू द पावर del Ng, विच मीन्स अगर मैं एक बात कहूँ ऐसे, A प्लस B यहाँ बन जाता है C प्लस D.
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल में क्या चेंज, अगर हम बात करें केसी की, तो केसी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या देखते हैं, इसी कंसंट्रेशन, इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, इसका भी यूनिट है मोल पर लीटर, लिखते हैं मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। सबके यूनिट मैंने लिख दिए हैं, अगर हम काटेंगे तो ये आपस में सारे कट जाएंगे एंड केसी का यूनिट क्या हो जाएगा, केसी विल हैव नो यूनिट व्हेन, जब हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ डेल एन जी सेम है। अब वो डिपेंड करता है डेल एन जी पे कि यूनिट क्या होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर डेल एन जी एंड यूनिट ऑफ केपी इज इक्वल टू एटीएम टू द पावर डेल एन जी। सो ये द यूनिट always depends upon change in number of gas, that is the number of gaseous molecule in product minus number of gaseous molecule in reactant। एक सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा जहाँ पे पॉजिटिव आई थी वैल्यू, और एक ऐसी जगह देखी जहाँ हमने वैल्यू आई थी 0 में। अब यहाँ पे थर्ड रिएक्शन जहाँ पे वैल्यू आती है नेगेटिव में, जहाँ पे हमने देखा कि रिएक्टेंट में 2 गैसेस मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट में 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। तो ऐसे केस में Kp विल बी स्मॉलर देन Kc। यूनिट आपको जैसे मैंने बताया है, वैल्यू आई है -1, तो मोल पर लीटर टू द पावर -1 दैट विल बिकम इक्वल टू मोल इनवर्स लीटर। यहाँ पे एटीएम इनवर्स तो आसान है। एक एग्जांपल और है, सारे एग्जांपल सेम है, आप आसानी से बना सकते हैं। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, दिस आर ऑल ईजी। जहाँ पे अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल इक्वल हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिट लेस हो जाएगा Kp एंड Kc। आगे बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।